बार फिर से स्वागत है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हिंसा को अंजाम देने वाले आतंकवादी अभी तक सुरक्षा बलों की पकड़ से दूर हैं। सुरक्षा बल उनको जंगलों में पत्ते पत्ते में छानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्थानीय मददगारों की मदद से इस वक्त तक दूर बने हुए हैं सुरक्षा बलों की पकड़ से। लेकिन इस पूरे मसले में वो सिर्फ वो उंगलियां हैं जो ट्रिगर पर थी, इस पर जहन कोई और है। और इस बार इस जहनसाजी के जिम्मेदार पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारियां लगातार जारी हैं। दिन में प्रधानमंत्री से, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 40 मिनट तक लंबी बातचीत की। वो लगातार, अगर आप साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक को जानते हैं तो वहाँ मीटिंगों का दौर एक के बाद एक जारी है। पूरे तमाम जगह पर विदेश मंत्रालय एक्टिव है। अफगानिस्तान के साथ बातचीत की गई, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हैरत में डालने वाली थी कि किस तरह से वहाँ भारत ने वहाँ के विदेश मंत्री से बातचीत की, जो वहाँ विदेश मंत्री के तौर पर काम करते हैं। तालिबान के उन लोगों से बातचीत की और वो लोग भारत के साथ बेहद खुश और समन्वय स्थापित करते हुए दिख रहे थे। पाकिस्तान के तमाम रणनीतिकारों के लिए ये भारत की एक बढ़त थी, क्योंकि जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपनी डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, जो पाकिस्तान के भविष्य का सबसे बड़ा बेस होना था, वहां भारत बैठा है और वो भी ऐसे वक्त पे। तो इसीलिए अगर आपको पाकिस्तान के उन सलाहकारों की बातचीत सुनाई दे तो जिसमें वो सिर्फ इस्लाम का रोना रो रहे हैं, उनका कहना ये है कि इस वक्त तो कम से कम अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए थी। भले ही हिंदुस्तान ने वहां $3 बिलियन, अगर हम इसको देखें तो ये 25 से 27 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया उनकी एजुकेशन में, उनकी सड़कों पर, उनके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, लेकिन उनको भारत से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त वो एक इस्लामिक मुल्क से लड़ रहा है। पाकिस्तान की ये सोच आपको लगातार दिखाई दे रही है। ये वो घटिया सोच है जो असीम मुनीर की तरफ से है। हालांकि असीम मुनीर उसका सिर्फ एक चलती हुई परंपरा का हिस्सा भर है। हम अगर लगातार देखते हैं तो आज पूरे हिंदुस्तान में जहां मुलाकात और तैयारियों का दौर है, वहीं पाकिस्तान में धमकियां देने का, गीदड़ भभकियां बताने का और अपनी मूर्खताओं को पूरी दुनिया में दिखाने का कंपटीशन चल रहा है। वहाँ की संसद का इजलास चल रहा है, उसमें अगर आप उन लोगों के बयानों को देखें तो हर कोई जैसे एटम बम पर बैठा है और वो एटम बम को हाथ में ली हुई बॉल समझ रहा है, जिसको जब चाहे इधर से उधर फेंकते हुए चल रहा है। लेकिन परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन एक डर को आप देखेंगे कि वहाँ के रक्षा मंत्री जो उस दिन 30 साल के गंदे खेल की स्वीकृति कर रहे थे, आज पूरी दुनिया को एक धमकी देने की कोशिश करते दिख रहे थे कि पूरी दुनिया को हमारी तरफ देखना चाहिए। हमने किसी बच्चे को, एक ऐसा शरारती बच्चा जो जाकर चुपचाप शांत बैठे हुए एक लड़के को थप्पड़ लगा देता है, उसको चूट लेता है, और जब उसकी धुनाई होने लगती है या वो लड़का उसकी धुनाई करता है तो वो उम्मीद करता है कि आसपास के लोग, जो बड़े लोग हैं, वो आकर उसको बचाएं। पाकिस्तान कुछ इसी तरह बिहेव कर रहा है। चूंकि दुनिया उसकी शरारतों को जानती है, इसलिए कोई नहीं आना चाहता और वो चाहते हैं कि वो लड़का उसको तबीयत से जरा सबक सिखाए। तो वही हालत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की है। आज फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने परमाणु बमों का हवाला दिया और उसने कहा कि दोनों देशों को परमाणु बम की यूज तक नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान ने अभी तक किसी युद्ध की बात नहीं की है। हिंदुस्तान की तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो आतंकियों के पनाहगाहों को नहीं छोड़ेगा। आतंकियों को जो तैयार करने वाले लोग हैं, जो इस आतंक की साजिश को रचने वाले लोग हैं, उनको भी जमींदोज कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान का ये डर लगता है कि जैसे बचपन में एक ऐड आया करता था, फरिश्ता की बीन बजी और मैले कपड़े चल दिए साफ होने को। पाकिस्तान अपने मुंह से लगातार अपने तमाम वो राज उगल रहा है। अब कभी वो ये कहता है
कि साहब हम लोग परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। कभी वो कहता है कि परमाणु बम का इस्तेमाल दोनों देशों को नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक उस पर कोई हमले का कोई भी एक ऐसा कोई बयान अगर हिंदुस्तान के सरकारी जो सरकार है उसकी तरफ से आया, वो सीधा कह रहे हैं कि हम आतंकियों को मार करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि आतंकियों में और सरकार में अंतर करना मुश्किल है, वहां के लोकतंत्र की बुनियाद ही आतंक की बुनियाद है, तो लिहाजा उसमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। आज शाहिद अफरीदी का भी आपने देखा, जिस तरह से शाहिद अफरीदी या तमाम लोग, पाकिस्तान के नजम सेठी का जो एक हिंदुस्तानी जो पत्रकार है वो इंटरव्यू ले रहे थे और वो तमाम कोशिश कर रहे थे कि नजम सेठी को खुश कर सके, लेकिन नजम सेठी ने साफ कहा बिना किसी उसके कि आप अगर हम पर हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे। तो कोई भी ये बात उम्मीद करता है कि जब हमला होगा तो आप जवाब दोगे, तो हम जब हमला करेंगे तो इस ताकत के साथ ही करेंगे कि आपकी जवाबी ताकत को खत्म किया जा सके। तो इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत के इस कदम से दहला हुआ है, क्योंकि भारत उससे पहले ही सऊदी अरब, ईरान और जो बाकी ममालिक हैं, जो इस्लामिक मुल्क हैं, उनके साथ बातचीत पूरी कर चुका है। पाकिस्तान की उम्मीदें आखिर में जाकर वहीं टिक गई, उसी चीन पर टिक गई जहां इस्लाम की सबसे ज्यादा हुर्मती होती है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान से गधे वहां भेजे जाते हैं ताकि चाइनीज उनको खा सके, वहां से लड़कियां भेजी जा सकती हैं क्योंकि वहां उनसे शादी कर ली जाए, और वो जो चाइनीज जिस तरह से मुसलमानों की वहाँ हालत खराब है, चाहे वो सिंकियांग प्रांत में हो, आप देखिए उस पर पाकिस्तान कभी नहीं बोलता। पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ पाकिस्तान वहां जो इस्लाम के साथ किया जा रहा है उस पर कभी सवाल नहीं करता। और ऐसे वक्त में जब दुनिया उसके इस खेल को समझ गई है, उसके इस गंदे जो एक तरीके है, वो तौर तरीका है, उसको समझ चुके हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट दुनिया भर में भेजे जाते हैं उसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक रॉग स्टेट की हालत में आ चुका है, लेकिन अब वो फिर वापस चीन की तरफ उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि चीन को अब अपने महाशक्ति होने का इतना भरोसा है कि वो अपने एजेंट पालना चाहता है। लेकिन वो हिंदुस्तान से वो जानता है कि हिंदुस्तान की ताकत उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को रोक सकती है। तो लिहाजा वो पाकिस्तान का सी पैक के नाम पर लोग सोच रहे हैं, और खासतौर से आपने देखा होगा अलग अलग लोगों का कि सी पैक में पाकिस्तान चाइना ने इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि उसकी मजबूरी होगी। ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि चाइना जो है ऐसे उस पर कभी भी उसके साथ खड़े होकर मैदान में उतरने की तैयारी नहीं करेगा। जरूर पाकिस्तान इंतजार कर रहा था 1962 में कि उसको चीन इशारा करे और वो आगे बढ़े, लेकिन चीन ऐसा कोई कदम न 65 में उठाया, न 71 में उठाया, यहाँ तक कि उसने पाकिस्तान को कोई दिलासा देने वाला मूव भी नहीं किया। तो इस बार भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं, और ऐसे वक्त में तो कभी नहीं जब शी जिनपिंग अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में अपने देश के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हों। ऐसे में वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क के साथ सीधी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेंगे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज फिर तमाम जगह, चाहे वो वहाँ की संसद हो, चाहे वो वहाँ के जो जो प्रोविंसेस के मुख्यमंत्री हैं, उन सब के बयानों को अगर आप सुनते हैं तो दिन भर वो युद्ध मांगते रहे। वो बार बार हिंदुस्तान के अटैक को असंभावी मान रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का अटैक फला दिन होगा, और हिंदुस्तान ने तैयारी कर ली है। मतलब ये बात संसद में वहां के कई सांसदों ने कहा कि हिंदुस्तान ने तैयारी कर ली है और पूरी तरह से तय हो गया है कि अब हिंदुस्तान हमला करने वाला है। तो ये शायद पहली बार इस तरह की स्थिति होगी देशों में कि कोई देश ये मान के बैठा है कि उसको हमला करना ही है, नहीं करना है तो उसके पास जाकर कहेंगे कि हम पर हमला करो। ये हालात आपको पाकिस्तान के इस समय दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में आसिम मुनीर को लेकर बहुत सारा विवाद शुरू हो गया, और जैसा कि हम लोग पहले भी कह रहे थे कि आसिम मुनीर पर अब पाकिस्तानी ठीकरा फोड़ रहे हैं।
उस आसिम मुनीर को, जिसको ये लग रहा था कि उसके इस बहादुराना बयान से और जिस तरह का एक्शन उसके इशारे पर उसके पाले गए आतंकियों ने लिया है, वो पाकिस्तान का हीरो बन जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में शायद अयूब खान, याहिया खान, जनरल जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ की पंक्ति में वो भी एक नया नाम खड़ा हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है कश्मीर की बात में तो होता था नूरे चश्म नूरे चश्म नूरे चश्म, नूरे हक जिया उल हक, ये नारे लगा करते थे जिया उल हक के समय। तो उसको लग रहा था शायद कश्मीरी कुछ ऐसा, आसिम मुनीर हमारा भाई आए कश्मीर, इस तरह के नारे लगाएंगे। लेकिन कश्मीरियों ने पहली बार 35 साल में, उसके नेताओं के मुताबिक भी अगर हम सुने, तो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तान को दम, क्योंकि ये कश्मीर की भी जुगलर वेन को काटने जैसा था कि आप वहाँ जहाँ की आबादी 70 से 80% उस टूरिज्म पर डिपेंड है जो हिंदुस्तान का यानी डोमेस्टिक टूरिस्ट है, लेकिन आपने उसी पर हमला बोला है। तो कश्मीरी अब इस बात को बहुत सारे समझ भी रहे हैं, बहुत सारे अभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो अलग अलग चालें हो सकती हैं और ऐसा इतिहास में हमने देखा है। लेकिन कहते हैं कि हर काम के लिए एक वक्त होता है, मौन के लिए भी और अभिव्यक्ति के लिए भी। तो इस वक्त भारत की अभिव्यक्ति का है, वो काम का वक्त है और इस बार भारत उस पर तैयारी कर रहा है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी के एंगेजमेंट ज़रा कम आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्स है जो इस वक्त इतिहास के उस मुहाने पर खड़ा है जहां उसके एक साइन से इस देश के आने वाली नस्लों तक के लिए बेनिफिट का कितना बेनिफिट होता है कि हिट होता है, ये सब तय होगा। और जब ऐसे वक्त में कोई शासक, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जनतंत्र में भाषा नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में जब कोई राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है तो शायद सबसे अकेला होता है, वो अपने आप में अकेला होता है, वो फैसले उसको लेने होते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त उसी तरफ हैं। देश में आपको अलग अलग वॉइसेस सुनाई दे रही होंगी, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की, जिन पर मैंने कल भी बात की थी। हालांकि आज भी आप सब लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आखिर तक इस वीडियो को सुने। इसलिए नहीं कि मैं इस वीडियो की कोई रीच बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसलिए क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको दो ऐसी चीजें सुनाना चाहूंगा जो इतिहास के पन्ने के नाम पर मैंने रखी हैं। एक अभी मौजूदा हाल पे पाकिस्तान के, और दूसरे कश्मीर की उस गिरजारैना की जिसको आरे से आधा आधा चीर दिया गया था, उस वक्त लिखी गई उस पर एक कविता, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि आखिर दुख क्या होता है। लेकिन आज के वक्त में जब हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का बौखलाहट है। हालांकि अलग अलग किस्म की खबरें ज़रूर आती हैं, वो यूट्यूबर्स हों या न्यूज़ चैनल हों, ऐसे वक्त में सब चलता है। भारत ने वैसे भी 16 उन पर जो पाकिस्तान के संचार माध्यम हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, चैनल हैं, उन पर बैन किया है। पाकिस्तान को लगातार अलग अलग तरीके से जो भारत के खिलाफ लगातार झूठी खबरें फैला रहे हैं। हालांकि ये सवाल ज़रूर होता है कि पाकिस्तान में क्या एक भी शख्स ऐसा है जो सच बोलता हो या सच पर बात करता हो, क्योंकि जो देश ये 1971 को ये बता रहा हो उसको भूल गया हो, जो देश कारगिल भूल गया हो, 65 में चाहे भले ही आप इस तरह से समझौते से अलग हुए, लेकिन 47-48 में जो हुआ वो भी साफ तौर पर उनकी पराजय थी, लेकिन वो इनको जीत में गिनता है। आप सोचिए कि इस तरह का जो एक डिलेरियम स्थिति में होता है जिसमें कुछ भी मरीज बोलता रहता है, उस देश की स्थिति में ये देश है। आज अगर हम हिंदुस्तान की तरफ देखें तो यहाँ आज राजनीति काफ़ी तेज रही। आज आपने वो बयान सुना टिकैत का, कल नरेश टिकैत का, फिर नरेश बड़े भाई ने बोल दिया तो छोटा भाई कहाँ रहे। जिस जातिवादी आधार पर खड़े हुए इस तरह के लोग, जिनको मीडिया में किसी राजनीतिक संगठन का हिस्सा माना जाता है, वो अगर उनको गौर से देखें तो वो सिर्फ राजनीतिक जो एक सड़ांध राजनीति में है, जो जातिगत, उसके अलावा उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है।
एक भाई कहता है पाकिस्तान का पानी मत रोकिए, एक दूसरा ये कह रहा है कि ये अंदर का मामला है। मतलब उसके पास जिस आदमी का पढ़ाई का लेवल कितना है, वो कितने स्कूल तक गया होगा, उसके पास इतनी जानकारी है, वो ये बता रहा है कि हमला कैसे हुआ। उसके पास पूरे सैटेलाइट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके पास पूरे ड्रोन के एक्सेस हैं, उसके पास सरकार की सारी फाइलों की जानकारी है। यानी वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन बैठा हुआ सिर्फ इसलिए कि अपनी जाति के किसी एक नेता को वो जिता सके। उसकी मजबूरी ये है कि वो मोदी विरोध में इस तरह का, इसी तरह से आपने एक कर्नाटक के मंत्री को सुना और तमाम लोगों को सुन रहे हैं आप। ये एक ऐसे सवाल हैं जिस पर कल हम लोग बात भी कर रहे थे कि वो जो गाय काबा जैसी बातें नायका, वो अब अपने आप को एक ऐसी जॉन ऑफ आर्क बता देगी कि जिसने जो है उस वक्त में बोला जब सब लोग भी बोल रहे थे। उसने ऐसे वक्त में बोला, और वो उस समय के वक्त में बोल रही थी जब लोग व्यक्तिगत गालियां तक पीएम को देने में संकोच नहीं कर रहे हैं, खुलेआम गालियां दे रहे हैं। ऐसे वक्त में, ऐसे भयानक चुप्पी के वक्त में उस महिला ने बोलने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ख़ास तौर से एक बात और इस समय की राजनीति में, हालांकि इस समय ये कहा गया कि देश एक तरह से बिहेव करेगा, और कांग्रेस ने हिदायत दी है अपने नेताओं को जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। और पता नहीं उससे पहले ही शायद रॉबर्ट वाड्रा ने जो अपने बयान पर भी खेद जताया था, और लेकिन मणिशंकर अय्यर तो कभी खेद जताते नहीं हैं, वो तो कहने के बाद निकल जाते हैं। और वो कांग्रेस के समझदार नेता हैं, वो हैं सैम पित्रोदा हैं, वो जानते हैं कि उनके बयानों को कब दिया जाना चाहिए ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। अब अगर हम इस पर देखें कि पूरे देश में तैयारियां हैं, पाकिस्तान की तरफ से एटम बम की बातें की जा रही हैं। कल मैंने बताया था कि किस तरह उनके रेल मंत्री ने ये बताया कि 130 एटम बम हैं उनके पास, और वो अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं। आज खैर वो अगर जेम्स डिफेंस या तमाम दूसरी डिफेंस वीकलीज हैं, उनके मुताबिक 170 पाकिस्तानी एटॉमिक बम हिंदुस्तान के निशाने पे रखे जाते हैं, या उनको इस तरह के स्टेट में रखा जाता है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हैं। क्योंकि ये बात अब पाकिस्तान का हर एक नेता, हर एक अफसर, हर एक बोलने वाला शख्स ये बोल रहा है कि ये तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए रखे हुए हैं। तो ये बात भी साफ हो जाती है पूरी दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब ये फैसला लेंगे तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं होगी कि वो दिन और तारीख क्या है, और उसकी जो उसकी स्केल है उसका वो कितना बड़ा होगा। ये हमेशा की तरह कुछ यूट्यूबर्स आपको ज़रूर बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हरे रंग की फाइल पर साइन कर दिए हैं, अब पाकिस्तान जल जाएगा, असीम मुनीर भाग गया है। लेकिन युद्ध में इस तरह की बातों के बहुत मायने नहीं होते, क्योंकि युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिस पर कोई भी राष्ट्र अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक गौरव के पल भी अर्जित करता है और एक अपमान की कहानी भी लिख सकता है। तो लिहाजा अगर आप उसको प्रधानमंत्री मोदी के नज़रिए से देखेंगे तो वो शख्स इस समय उन तमाम जो भी सलाहें मिली हैं, जो भी थिंक टैंक हिंदुस्तान की सीसीएस से लेके हर एक जो भी देश के लिए सोच रहा है, वहाँ बैठकर जो सरकारी पोजीशंस हैं, जो प्रधानमंत्री तक पहुँचते हैं, जिनसे प्रधानमंत्री सलाह लेते हैं, उन सब के दी गई सलाहों का विश्लेषण कर उस वक्त की जो है तैयारी कर रहे हैं जब वो पूरी तरह से अपने देश की जनता की जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे। क्योंकि ये बात अब सब मान चुके और हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी मान चुके कि इस बार उसके बालाकोट से बड़ा हमला होगा, इस पर कोई भी किसी को संदेह नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज की दिन भर की खबरें हिंदुस्तानी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, और हम ऐसा कोई भी नहीं बताना चाहता मैं, भले ही वो कोई भी जानकारी कितनी बड़ी हमारे पास क्यों ना हो, कि कैसे मूवमेंट या कैसे तैयारियां हो रही हैं। क्योंकि भारत सरकार ने भी कहा और सरकार को कहने की ज़रूरत पड़ी, ये भी हैरानी की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने कई सैनिकों को इस देश के बलिदान करा दिया सिर्फ एक लाइव या सिर्फ एक खबर के लिए। तो ये बहुत कोई नई चीज़ नहीं है और आप सबको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की तैयारियों में सिर्फ यही
कहा जा सकता है कि हम जानते हैं कि वो हमारी तरफ 170 परमाणु बम रखे हुए हैं और हमको उन बमों के थ्रेशोल्ड को पार करना है, हमको पूरी दुनिया के एक बढ़ने वाले प्रेशर से पहले करना है, ताकि हम उसके बीच का एक जो डॉक्ट्रिन है कि जब एटॉमिक वॉर के यूज होने से पहले तक प्रेशर किया जाए, यानी इतना प्रेशर किया जाए कि पाकिस्तान को ये ज़रूर लगे कि वो हार रहा है लेकिन ये नहीं लगे कि वो ख़त्म हो गया है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में भी बातचीत हो रही होंगी और मुझे लगता है कि ऐसे समय में, चूँकि भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऐसे वक्त में बहुत ही ज़्यादा देखना होता, धैर्य रखना होता है और सारी उनको ठंडे तरीके से सोचने वाली बात होती है कि दुनिया में से कौन हमारी मदद में खड़ा हो सकता है, कौन दुश्मन की तरफ जाएगा। तो ये एक बड़ा चीज़ है, मतलब मुझे लगता है कि ये बड़ा डेवलपमेंट था जब आज प्रधानमंत्री मोदी रक्षा मंत्री से मिले और उन तैयारियों, ये मैसेज भी है, ये एक तरह से पाकिस्तान को, जिस तरह की स्थिति में पाकिस्तान अब है, उसने ऐसी स्थिति में इस देश के कश्मीर को लंबे समय से रखा, वहाँ रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए हिंदुस्तान उनका वतन है, उनके मादरे ज़मीन है, उन सब को उसने उसी डर और माहौल में रखा जो आज वो खुद फील कर रहा है। ये पाकिस्तान को उसी की दवाइयाँ मिल रही हैं जो कड़वी दवाइयाँ उसने बनाई थी दूसरों के लिए। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम मीडिया में हम लोगों ने खबरें देखी, उनकी तो सिर्फ एक ही टेक है कि भारत इस हमला करना तय कर चुका है, हमला करेगा। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हिंदुस्तानी हमेशा अपना मनोरंजन किया करते हैं, चाहे वो पूर्व राजनयिक हिलाली हो, जब्बार, लाल टोपी जिसको कहा जाता है, उन तमाम लोगों को आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे अगर उनको कोई सामान्य पागल खाने के डॉक्टर के पास भेज दिया जाए तो उनको किसी भी तरह वो बाहर निकलने नहीं देगा, उस तरह की हालात में है। लेकिन ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में जिस तरह की वॉइस उठ रही है, बात यह है कि हिंदुस्तान में हम लोग ये मानते हैं कि विपक्ष जो आवाज़ है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जब आग लगे तो फिर ये पूछा नहीं जाता कि आखिर पानी कहाँ से आ रहा है। लेकिन भारत में इस तरह की चीज़ें अभी भी कुछ जगह पर दिख रही हैं। आपने देखा होगा धर्मशाला में भी एक ऐसी वारदात हुई, घटना हुई जिसमें पाकिस्तान के झंडे कुछ लोगों ने, उत्साही लोगों ने ज़मीन पर लगा दिए, उनको एक युवती ने आके उतारना शुरू किया। इसी तरह से आपने देखा अलग अलग जगह पर कोई ख़ास जो है कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग उन झंडों को वहाँ लगाए जाने पर ऐतराज़ कर रहे हैं। और ये सारी बातें मुझे लगता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबसे पहले उस समय देख ली थी जब इस देश का बंटवारा भी नहीं हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सवाल इस तरह का नहीं है जिसको हिंदू मुसलमान में किया जाए। ये सवाल वो है कि जो देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं उस पर है। भले ही इसमें अलग अलग आप देखें कश्मीर में कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इसका बहुत ज़्यादा असर हिंदुस्तान सरकार के लिए जाने वाले फैसले पर नहीं होगा। भारत के अंदर क्या हो सकता है, क्या कोई इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, ये तो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है जिसको सरकार पहले ही हल करके पेपर में जाएगी। तो एक मुझे लगता है कि इतिहास में ये पल कितना अकेला होता होगा उस आदमी के लिए जिसको ये फैसला लेना है। तो प्रधानमंत्री मोदी उसी तरह है जो हमेशा अपने अनएक्सपेक्टेड जो असेसमेंट है और उस डिसीजन से उनके लिए उनको जाना जाता है। हम पाकिस्तान के साथ पहलगाम के इस मसले पर मैंने जैसे पहले कहा कि अब उन आतंकियों की खोज से ज़्यादा वो तो सुरक्षा बल लगे हुए हैं, उनको किसी भी तरह उनकी गंध सूंघने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ हैं। बाकी तमाम आतंकियों को भी सही से सज़ा दी जा रही होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि वो है पाकिस्तान को लेकर, तो हमको लगता है कि अपने ठिकाने को तबाह करके तुमने खुद को विवश कर डाला। किस किस्म का बीज बोया था जिससे अच्छी फसल की उम्मीद लगाए बैठे हो। ये लाल देड की कविता है जो कश्मीर की महान जिनको माना जाता है कवित्री भी हैं और वो भी हैं। मैं जो आपको बता रहा था कि किस तरह से कश्मीर जो है देश का सबसे खर्चीला कम उत्पादकता का प्रशासन बना हुआ था पहले, और ये बहुत पहले डाटा हैं, लेकिन ये 80s के डाटा हैं जब कहा था कि गैर योजनागत व्यय की 43% राशि का व्यय केवल वेतन पर होता था और 7 साल के कर्मचारियों की संख्या में 82 से 79 तक
4.38% की वार्षिक वृद्धि हुई, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक 2.7 की थी। यानी पूरी तरह से वहां सरकार के अंदर उन तमाम लोगों को शामिल किया गया जो भारत के खिलाफ साजिशें रचने की कोशिश कर रहे थे या रच रहे थे, वो हिंदुस्तान के पैसे से। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो आया कि पिछले जो 1989 से अब तक कितने हमले सुरक्षा बलों पर हुए, उसमें कितने लोग मारे गए। तो आप अगर गौर करेंगे, जनरली हम लोग उस तरह के आंकड़ों को कितना विश्वसनीय माना जाए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन 65 के वार में 3000 भारतीय फौजी हुए, उसी तरह से 8000 के करीब जो हम लोगों ने 71 के वार में देखे, और अलग अलग। लेकिन इस पूरी वार में 16,000 से ज़्यादा जो आतंक जो आम आदमी है वो मारा जा चुका। 23,000 आतंकी मारे गए और 6,000 के करीब सुरक्षा बलों। एग्जैक्ट डाटा इनमें कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन ये हुआ है इतने लंबे समय में। यानी वॉर से भी ज़्यादा आतंकी गतिविधियों में इस देश के लोगों ने जान गंवाई है, अगर हम कश्मीर की बात करें तो। लिहाजा ये कई बार लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बार ये जंग रुकनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि भारत के खिलाफ फिर कभी वो इस तरह का फैसला ना करें। मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग बात हम लोग करेंगे। आज चूँकि इस अलावा राजनीति के हमको करने का और भी मन था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कश्मीर में लंबे समय से चल रही एक बयानबाजी और उस पर अंकुश लगा है। वहाँ भी आज स्पेशल अधिवेशन हुआ, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माफ़ी मांगी उन लोगों से, पर्यटकों से, कि हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई, उनको हमने बुलाया था। ये एक पॉजिटिव साइन है जब हम उस विधानसभा में, जिसमें हम लोगों ने इस तरह के लोग, हालांकि सैफुद्दीन सोज ने फिर वही कहा जो हमेशा कहने के लिए जाने जाते हैं। ये सैफुद्दीन सोज वो हैं जो जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये लोग लड़े थे 87 में, और ये थे, और शफी भट्ट साहब थे जिन्होंने जिस तरह के बयान दिए थे उनको किसी भी तरह से किसी भी देश के लोकतंत्र में बर्दाश्त ना किया जाता। लेकिन चूँकि उस वक्त आप जो भी कह रहे थे उसी में हीरो थे। बल्कि मैं आज एक जगह फारूक अब्दुल्ला साहब को बोलते हुए सुन रहा था, जिन्होंने लाट्रम को बताया, जो लाट्रम जो एक आतंकी जिसको छोड़ा गया था कंधार वाले मसले में। उन्होंने कहा कि उस समय पूरी बुरे हाल थे कश्मीर में, और उसने एक बच्चे को बम बांधकर सिर्फ डर पैदा करने के लिए जेलम पर उड़ा दिया। यानी उस बच्चे के जिस्म के चीथड़े चीथड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये डर हम लोगों के अंदर था, हम लोग डर गए थे जब वहाँ से पंडित निकाले गए, कश्मीरी पंडित निकाले गए, या तमाम दूसरे लोग की हत्या हुई, तब हम बोलने से इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि हम खुद डरे हुए थे। ये बात फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे। फारूक अब्दुल्ला साहब भी बहते हुए उसमें कहते हैं कि अपनी मर्जी से किधर के हैं हम, जिधर की चली हवा उधर के हैं हम। वो हमेशा उधर की हवा जहाँ भी चलती है उसमें उनके साथ वो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आज मैं जब बात कर रहा था आपसे कि इतिहास की बातें ज़रूर करते हैं कि उसमें, लेकिन मैं आज आपको इतिहास से भी ज़्यादा उन अगर आप उन कविताओं को सुनना चाहते हैं कि किस तरह के हालात से गुजरे हैं, तो उसमें मैं आपको एक कविता है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उस कविता को पढ़ दूं। ये आज की कविता है जो पाकिस्तान के आज इजलास में मैं देख रहा था संसद में। वो तमाम लोग हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष न रहने पर दुख व्यक्त कर रहे थे। ये धर्म के आधार पर बना हुआ एक जिहादी देश है जो अपने आप को रियासत मदीना कहता है। रियासत मदीना इसलिए कहा क्योंकि वो मक्का पर कब्जा करेंगे, यानी वहाँ का बेस बनाकर वो मक्का पर कब्जा करेंगे और उनकी निगाह में हिंदुस्तान को उनको जीतना है। एक और बड़ी खबर आज थी जिस पर इस पूरी चर्चा में मुझे लगता है कि नहीं कर पाए, वो ये थी कि कक्षा 7 की किताबों से, जो CBSE की किताबें आई, उनसे मुगल चैप्टर हटा दिए गए और भारतीय राजवंश जो सातवाहन है, शुंग है, मौर्य है, इन सबको शामिल किया गया। मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। अभी हालांकि दूसरा भाग भी आना है और जो मुगल इतिहास है उसको सिर्फ हमलावर और हत्यारों के इतिहास के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई रेपिस्ट है,
कोई हत्यारा है, अगर वो कोई किसी घर पर कब्जा कर लेता है तो 20 साल बाद उसे घर के मालिक के तौर पर इसलिए तारीफ की जाए क्योंकि उसने उस घर की दीवारों को चमका दिया था। या ये ऐसा, कम से कम मैं तो जानता हूँ कि ऐसा मुझे कहना भी वो है, क्योंकि यहाँ मेडिसन की वो किताब भी है जो ये बताती है कि मुग़ल पीरियड में हिंदुस्तान की पहले से अर्जित की गई जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे उसमें गिरावट आई थी और औरंगजेब तक आते आते वो 17% हो गई, जो कभी चाइना और हिंदुस्तान को मिलाकर 52% हो, पूरे विश्व का 52% इन दोनों देशों का जीडीपी हुआ करता था, जिसमें से सिर्फ 16 से 17% चीन हुआ करता था, यानी बाकी 35 के करीब का जीडीपी हिंदुस्तान का हुआ करता था। जिसको भी इस पर पढ़ना हो वो जाकर मेडिसन की एक हिस्ट्री पर पढ़ सकता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे 01 से लेकर 2000 के बीच में स्टडी की गई थी, जिनको इतिहास के इकोनॉमिक इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञाता की भेंट चढ़ने तक ही सही 100 की सिलाई कम से कम इस काम तो आएगी कि राख होने तक भ्रम बना रहे कि दोनों टुकड़े एक दूसरे का अभिन्न अंग है। मुझे लगता है ये दोनों कविताएं आपको सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और ये समझना चाहिए कि इतिहास से बार बार मुंह चुराने की सज़ा इतिहास बार बार देता है। तो आज के लिए आप सभी को, मेरे तमाम दर्शकों को आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।